अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। नॉलेज वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप सबको जो जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैंने काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स बनाऊँ जिसकी वजह से सबका फ़ायदा हो। तो मैंने उसके लिए निबोश को चूज़ किया है और आई एम आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह निबोश सर्टिफाइड विद अ वेरी गुड मार्क्स। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब जो हमारे पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप कहीं भी किसी भी एकेडमी में जॉइन करें तो बहुत ह्यूज अमाउंट चार्ज की जाती है लेक्चर्स के लिए, आपकी कोचिंग के लिए। तो इसलिए मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी है कि मैं अब आप लोगों को इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, कुछ चीज़ें जो मेरे नॉलेज में हैं वो आपको ट्रांसफ़र करूं ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो। मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है और मैंने तो रिटन टेस्ट दिया था, लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो है ना उसका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अब सिनेरियो बेस्ड पेपर आता है है एक ही चीज़, लेकिन ये है ना कि अब वो पहले होता था कि मुख्तलिफ क्वेश्चन होते थे। निबोश जो है वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन करता होता है और निबोश का जो है ना वो अभी मतलब ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये है कि जब आपको उसके बारे में बैकग्राउंड और आपको उसके बारे में नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ को समझ सकेंगे और अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब तो बहुत इजी हो चुका है निबोश का पेपर। तो अगर आप लोगों की सही तरह कोचिंग हुई हो, आपको उसका बैकग्राउंड और अच्छी तरह जो है ना नॉलेज हो हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मैं जो है आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ आईजीसी वन से। और आज मेरा जो पहला लेक्चर है वो उसके एलिमेंट वन से है। तो हमारे पास जो पहला इसका जो बुक वन है वो है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इसके एलिमेंट वन को जो है ना हम आज स्टडी करेंगे। एलिमेंट वन में जो है ना एक टॉपिक को मैं चूज़ करूँगा और उस पे आपको थोड़ी डिटेल से बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो काइंडली ये है कि आप और लोगों को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट जो है आपको लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी जो है ना वो सही तरह से कोचिंग होती रहे। एलिमेंट वन हमारे पास है फाउंडेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इमारत हो, उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या बुनियाद है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जल्दी करता हूँ ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपका टाइम भी जो है ना, आजकल असल में मसला ये है कि हर किसी के पास वक्त की कमी है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा घंटों में लेक्चर्स बना दूंगा तो फिर आप लोग भी हमें नींद और आपके ऊपर से बाउंसर भी जाएंगे, फिर कोई समझ भी नहीं आएगी। क्योंकि फिर जब बंदा एक दफ़ा उसमें चला जाए ना बोरियत में, और फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि एक्टिव रहकर आप लोगों को जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो बता सकूँ। अच्छा, हर जब भी कोई ना कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसके लर्निंग आउटकम्स होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जो है ना एक शॉर्ट सी समरी बताई जाती है ताकि इसमें आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता लग सके कि हम इसके इसमें किस चीज़ के बारे में, मतलब जो है ना एक शॉर्ट समरी जिसे आप कह सकते हैं। तो उसमें हमें अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, उसके ये बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें हम इजीली जान सकते हैं आउटलाइन दस। अच्छा, आउटलाइन से मुझे याद आया कि निबोश जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करती है जो हमारे कमांड वर्ड्स हैं। और इसकी मैं आपको डिटेल साथ साथ बताऊंगा कि आइडेंटिफाई क्या होता है, एक्सप्लेन क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके पास आगे आएंगी तो आप इजीली उसको जान सकेंगे कि ये क्या है। आइडेंटिफाई जो होता है इसमें आप बुलेट पॉइंट्स में आपने बहुत ही शॉर्ट, मतलब तकरीबन आधी लाइन के मतलब चीज़ें जो होती हैं ना वो मतलब बस उनको नोटिफाई करना होता है। ठीक है, आउटलाइन में जो है वो आप थोड़े से डिटेल के साथ
करना होता है तकरीबन जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ। इसी तरह एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन में आपने उसको तकरीबन आधे सफ़े जितना एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कमांड वर्ड्स आती हैं, और निबोश जो है ना वो कमांड वर्ड्स पे बहुत फोकस करता है, और आपने ये कमांड वर्ड्स जो है ना इसको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना होता है। सॉरी। अभी जो है मैं आपको लर्निंग आउटकम्स बता रहा था कि ये वाला जो चैप्टर है ना कंप्लीट एलिमेंट वन का जो ये चैप्टर है इसमें मतलब इसमें जो इसका समरी है वो ये है कि आउटलाइन द स्कोप एंड द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो है वो क्या नेचर है, उसका क्या स्कोप है, ये हम जान सकेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हमने है जी एक्सप्लेन द मॉरल सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस फॉर मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। के हमने कैसे जो है ना वो कौन सी रीजंस हैं, ये तीन रीजंस हैं, मॉरल सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस, और इनकी हम डिटेल जो है ना वो आगे जो है अपने किसी लेक्चर में जो है ना थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह, नहीं सॉरी सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी डिटेल बताऊंगा कि हम कैसे गुड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के वर्क प्लेस में उनको कैसे फ़रोग दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और उसको बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी वो जो तीन रीज़न्स है उसको डिटेल से बयान करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम ये भी जान सकेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ इन फार्मूलेटिंग जो होता है इसका मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है, अ फ्रेमवर्क फॉर ये प्रिपेयर करना, अ फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। रेगुलेशन आपका जो होता है वो कानून होता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून का जो फ्रेमवर्क है उसको क्रिएट करने के लिए जो इंटरनेशनल बॉडीज़ और नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उसका क्या रोल है वो भी हम जो है ना एक्सप्लेन के साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम पहली चीज़ की तरफ आते हैं जो हमारा है स्कोप एंड नेचर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो अब जो स्कोप है और इसका नेचर है हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसको अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो है ना वो दो मेन चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशंस हैं, वो आपको आगे डिटेल से थोड़ी बताऊंगा। उससे पहले हम मल्टी डिसिप्लिनरी और बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी, ये क्या चीज़ है? मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो ये है कि हमारा जो वर्क प्लेस जो होता है, जहाँ पे काम करने की जगह होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, और इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई भी इंडस्ट्री आ सकती है। अब आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर जब कहीं जाएंगे तो आपकी फॉर एग्जांपल जॉब हो जाती है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, आपको सिविल का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिविल के रिलेटेड हैं, काफ़ी चीज़ें इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं। तो इसमें जो है ना हमें हर चीज़ का जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना, जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर होता है ना उसको हर चीज़ से फेमिलियर होना होता है। अब उसमें साइंस बहुत अहम है। ठीक है, केमिकल, फिजिक्स, बायोलॉजी। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी जॉब किसी केमिकल इंडस्ट्री में हो जाती है, आपकी जॉब किसी हॉस्पिटल में हो जाती है, तो ज़ाहिर है उसकी आपको उस चीज़ का नॉलेज तो होना ज़रूरी है ना, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत नॉलेज, तो ताकि आप जो उसका टेक्निकल मसला है या टेक्निकल इशू आता है तो आप उसके बैकग्राउंड नॉलेज को जानते हुए उस इशू को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है ना साइंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, इंजीनियरिंग का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अब इंजीनियरिंग जो है इसमें बल्कि यहाँ इंजीनियरिंग से मुझे याद आया कि जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है एक बड़ा वसी टॉपिक है इसके अंदर, निबोश के अंदर। तो हायरार्की जो है ना उसके अंदर हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल एक बहुत अहम टॉपिक भी है। तो इंजीनियरिंग जो होती है ये बड़ा मतलब इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजिकल के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बंदे वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में अब ये तो नहीं है कि सारे एक ही तरह के बंदे होते हैं। तो हर बंदे की नेचर मुख्तलिफ होती है, उसका वर्क ऑफ स्टाइल मुख्तलिफ होता है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो कई लोगों को होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हुए उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है कि एक बंदा है उसकी साइकी को समझते हुए उसके साथ फ्रेंडली किस तरह आप बिहेव करते हुए आपने
हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स उससे फॉलो करवाने हैं, ठीक है। अब वो बंदा गुस्से का भी तेज़ हो सकता है, वो बहुत ही सॉफ्ट बंदा भी हो सकता है, तो उस बंदे की उस साइकी को समझते हुए जो है ना, इन चीज़ों पर अमल करवाना होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी है और लेजिस्लेशन जो इसमें आ रही हैं, लेजिस्लेशन कानून का होता है, स्टैंडर्ड्स का होता है। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी लेजिस्लेशन है उनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है आपको, अब एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन की वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि इस एरिया में ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे आपने स्पीड लिमिट्स या वो मतलब ये सारी चीज़ें उस लेजिस्लेशन के अंदर आ जाती हैं। तो ये अब हम डिटेल से इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है कि बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब वो कौन से बैरियर्स हैं? बैरियर्स आपको पता है रुकावटों को बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसी कौन सी रुकावटें हैं कि जो हमें गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन और प्रमोट करने की राह में रुकावट आ रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? उनको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारे पास 3 चीज़ें मेन हैं। एक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस, ठीक है, और एक है कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, और थर्ड है बिहेवियरल इशू। पहले हम लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस जो है वो ये है कि अब जो वर्क प्लेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है। वो इसलिए कि ये कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन वर्क प्लेस के, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे, तो ये सब मिल के एक वो क्या कहते हैं खिचड़ी सी बन जाती है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट, अब ज़ाहिर है उसके अंदर मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको अगर उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई बैकग्राउंड और अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप उसके वहाँ के जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो रहे हैं, कुछ वर्क एट हाइट पे काम कर रहे होते हैं, कोई सीमेंट प्लस्तर है या कुछ भी चीज़ है, वो ऊपर हाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ नीचे फ्लोरिंग का काम कर रहे होंगे। अब ये तो नहीं है कि अब एक काम है तो उसकी वजह से बाकी काम रुक जाएँ या रोक दिए जाएँ, ऐसा नहीं होता। वर्क प्लेस में जो होता है सारे काम एट अ टाइम हो रहे होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना और हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑफिसर होता है उसका काम होता है कि जो वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाते हुए इंजरीज और इल हेल्थ से बचाना। सॉरी। तो अब कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, लेकिन आपने सबसे पहले उनको गाइडलाइन कर देनी होती है, वर्क स्टार्ट करने से पहले सबको बता देना होता है। आपने खुद भी उसकी जगह का रिस्क असेसमेंट करके पहले देख लेना है वहाँ कौन कौन से हैज़र्ड मौजूद हैं, और उनके बारे में आपने जो है ना सबको वर्कर्स को आगाह कर देना होता है, और उनके जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, केमिकल इंडस्ट्री है तो आपने उनको रेस्पिरेटर और गॉगल्स के बारे में और वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हार्ड हैट और ये चीज़ें बतानी होती हैं फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाने के लिए। तो वर्क प्लेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से ये हेल्थ एंड सेफ्टी की राह में बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। तो लोग अब काम कर रहे होते हैं, अब वो हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर फॉलो नहीं करते तो इंजरीज हो जाती हैं, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस है ये बहुत बड़ा बैरियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स जो हैं ये कौन सी डिमांड्स होती हैं? ये होती हैं कंपनी और वर्कर्स के दरमियान। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है टाइम स्केल का, टाइम स्केल क्या है कि कंपनी को एक टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, कि आपने ये काम जो है ना वो 1 हफ्ते के अंदर करना है, ठीक है। अब कंपनी ने अपना प्रॉफिट देखते हुए जो है ना वो वर्कर्स का हेल्थ का ख्याल नहीं करते, वो उनसे काम सही ठीक-ठिका ठीक मतलब ओवर टाइम भी लगाते हैं, उनकी हेल्थ का नहीं ख्याल, उन्हें कहते हैं कि बस हमें प्रॉफिट हो, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखते। तो अब वर्कर्स जो हैं वो मजबूर होते हैं कि भाई हमने काम करना है तो तभी हम
जी सकते हैं, कर सकते हैं, तभी हमें पैसे मिलने हैं। अब पैसे के लिए वो लोग भी करते रहते हैं काम, लेकिन उनके लिए जो है ना वो अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड आ जाती है कि वो अपने प्रॉफिट और अपने टाइम स्केल को फॉलो नहीं करते और वर्कर्स की हेल्थ का ख्याल नहीं करते, अपने प्रॉफिट को देखते हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग डिमांड है। उसके बाद जो है ना वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है। कंपनी और वर्कर्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्टिंग आ जाती है वो ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की राह में जो रुकावट है वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारे एट अ टाइम अप्लाई नहीं होते। जैसे अब का जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को भी फॉलो करना है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को भी फॉलो करना है। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो है एट ए टाइम जो है ना वो अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये भी कन्फ्लिक्टिंग डिमांड में आ जाता है। तो बजट्स जो होते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत कम, अब वो कहते हैं कि यार हेल्थ एंड सेफ्टी पे हम इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे तो हमारा तो वो प्रॉफिट सारा हेल्थ एंड सेफ्टी में चला जाएगा, तो हमारा तो बजट ही कम हो जाएगा। तो कंपनी एक बजट बनाती होती है जिसके अंदर जो है ना वो अपना प्रॉफिट वगैरह की तरफ और जो चीज़ें जो प्रोडक्शन होती है उसकी तरफ ज़्यादा लगा देते हैं, और हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ना बहुत कम बजट होता है। मतलब ये जो एक बैरियर है, बजट जो है ना वो एक बैरियर है। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी लोगों का ख्याल रखते हुए आप उसको चलाएंगे ना तो लोग भी और वर्कर भी खुश होकर काम करते हैं कि भाई ये हमारा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, हमारी सेहत का ख्याल रखता है, हमारी टाइमलाइन का ख्याल रखता है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो फिर वो खुश होकर काम करते हैं, उनका दिल भी लगता है काम में। तो बजट्स जो है ना ये भी बहुत मतलब काफ़ी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड में आ जाता है और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल इश्यूज। बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उसमें गुड हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो अच्छा बिहेवियर है ना वो बहुत मतलब बहुत मायने रखता है। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट है, अब वहाँ पे ज़रूरी होता है कि आपने हर टाइम हार्ड हैट पहन के रहना है, क्योंकि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिरने का ख़तरा होता है, इसलिए ये मतलब मैंडेटरी करार दे दिया जाता है कि आपने हर टाइम हार्ड हैट पहनना है। लेकिन लोग जो हैं वो रोबोट्स तो नहीं होते ना, उनका भी दिल करता है कि यार हम हर टाइम पहन के रखें। अब उन्हें पता है कि ये एक चीज़ गलत है कि हम हार्ड हैट उतार के काम, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को समझते हुए कि अभी तो इस टाइम कुछ नहीं हो रहा ना, अभी तो इस टाइम हमारे ऊपर गिरने का खतरा नहीं है ना, तो उतार देते हैं। तो वो उतार रहते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। तो वो हार्ड हैट जो है ना वो उतार लेते हैं, तो वो ये जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना वो फिर आगे से काफ़ी बहस और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ये बाहर काम करने का भी सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजर्बा हुआ है ना, तो वहाँ पे सरदार जो हैं, सरदार लोग जो हैं वो पहनते हैं, वो अपनी पगड़ी पहनते हैं। तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि भाई आपने तो हर टाइम हैट पहनी है, आप कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंडेटरी है। तो वो कहते जी ये पगड़ी नहीं उतर सकती, सर उतर सकता है, ये है वो है। अब वो अपने मज़हब को अंदर इन्वॉल्व करते हुए भाई पगड़ी हमारे सर से जो है ना ये नहीं होना है। लेकिन अब ये बंदे की साइकी को समझते हुए अब उसको कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पे ला सकते हैं, उसके इस बिहेवियरल इश्यू को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो ज़ाहिर है उसकी इंजरी होगी या उसके कोई सीरियस पर्सनल इंजरी हो सकती है, कुछ डेथ हो सकती है, तो आपकी जॉब सीधी फायरिंग की तरफ जाएगी अगर सीरियस पर्सनल इंजरी हो जाती है। तो आपने उसको उसकी ज़हन को साइको को समझते हुए कैसे उसको ठीक करना है, आपने उनको पहले तो प्यार से समझाना है, फिर अगर नहीं समझता तो फिर उसको आपने वीडियोज़ दिखानी है जिसमें लोगों की इंजरीज़ हुई हैं, जिसको देख के डेथ्स को देख के बंदा खुद डर जाता है कि यार वाक़ई नहीं, मैंने अगर ना किया तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो उनको बताना है कि भई आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत है, ठीक है? अब आप फैमिली के ये कमाने वाले हैं, अगर आप ही चले गए तो पीछे वालों का क्या होगा? इस तरह करके उनको डरा कर इस तरह करना होता है। एट द एंड अगर फिर भी जो है ना वो फॉलो नहीं करते रूल, तो फिर उसको फ़ाइन किया जाए। जब फ़ाइन हेवी-हेवी फ़ाइन्स होंगे
तो जो है ना लोगों का बिहेवियर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब फ़ाइन होता है ना तो अब ये बाहर के मुल्कों में लोग क्यों स्टैंड अप करते हैं लोग फ़ॉलो? पाकिस्तान में क्यों नहीं इशारों पे रुकते लोग और इशारों की हर टाइम सॉरी बाहर के मुल्क में यही लोग चले जाते हैं ना। मैंने सऊदीया में देखा है वहाँ तो नहीं लोग वायलेशन करते इसका इशारों की वायलेशन या कोई भी वायलेशन है वो क्यों नहीं करते क्योंकि वहाँ का कानून पावरफुल है वहाँ का कानून सख्त है वो लोग बहुत ज़्यादा फाइन करते हैं तो जिसकी वजह से इनकी अकल ठिकाने आ जाती है तो फिर लोग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं तो ये एट द एंड हल ये होता है कि आप फाइन करके भी जो है ना उसको मेंटेन करवा सकते हैं तो उससे पहले जो होता है ना वो ये है कि आपने उसको बड़े प्यार से उनके बिहेवियरल इशू को जो है ना वो सेट करना होता है अब वो वर्क प्लेस तो भरा पड़ा होता है इस तरह मुख्तलिफ लोगों से कोई गुस्से वाला होता है कोई हंसमुख होता है कोई किस तरह होता है तो ये बिहेवियरल जो इशू है ना ये भी हमारे जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी के गुड स्टैंडर्ड्स के रास्ते में एक बैरियर है नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं अब डेफिनेशंस में हमारे पास आ जाती है हेल्थ हेल्थ जो है वो क्या चीज़ है एब्सेंस ऑफ डिसीज और इल हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ ठीक है इसमें अब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आदमी फिज़िकली ठीक हो तो उसकी हेल्थ ठीक है अब फिज़िकली कोई आदमी ठीक होता है लेकिन अंदर से उसको हो सकता है कोई स्ट्रेस की बीमारी हो तो हम आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ तो डेफिनेशंस में हमारे पास पहली है हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इल हेल्थ के बीमारी और इल हेल्थ की जो एब्सेंस है वो हमारे उसको हम हेल्थ कहते हैं अब हेल्थ में अब एक बंदा है वो फिज़िकली ठीक है अब इसका ये मतलब फिज़िकली आपको देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन जो है ना उसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है उसके अंदर उसको अंदरूनी तौर पे कोई स्ट्रेस का मसला हो जिसकी वजह से मतलब बंदे का नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर अब अंदर से तो बंदा कुछ नहीं जान सकता ना कि इसको अंदर से क्या मसला है अब फॉर एग्जांपल एक केमिकल जगह है वहाँ पे बंदा कोई या कोई एस्बेस्टॉस होती है वो एक बहुत ही बारीक जिसके बहुत ही माइक्रोन्स जो होते हैं ना बहुत ही बारीक किस्म के उसके पार्टिकल्स होते हैं अब वो इनहेल होके बंदे के पास होते रहते हैं तो बंदे को लंग्स कैंसर हो सकता है लेकिन वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन को 10 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद जो है ना उसको लंग्स कैंसर हो सकता है फौरन नहीं होता मतलब उसका जो है ना वो कोई उसको आप कह सकते हैं कि फौरन इफेक्ट नहीं होता और बाद में उसको लेकिन ये है कि फिजिकली हो सकता है वो ठीक हो लेकिन रिस्क तो मौजूद है ना तो जिस जिस जगह पे जो है ना वो आपका जो है ना डिसीज़ का ख़तरा हो या आपकी इल हेल्थ का हो उसको आप हेल्थ नहीं कह सकते हेल्थ वो चीज़ है जहाँ पे आप बिल्कुल उस चीज़ से सेफ हैं एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इल हेल्थ इज़ कॉल्ड हेल्थ अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेफ्टी है सेफ्टी क्या है एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी के सीरियस पर्सनल इंजरी होने का रिस्क भी ना हो तो वो फिर आप सेफ हैं इसको हम सेफ्टी कह सकते हैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ इसलिए आपको समझ आ जाएगी कि एक क्रेन है वो आपके ऊपर एक उसके ऊपर एक लोड सस्पेंड हुआ है ठीक है और आप उसके नीचे खड़े हैं या नीचे से गुजर रहे हैं तो ये आपके पास एक सीरियस पर्सनल इंजरी होने का ख़तरा या रिस्क मौजूद है तो आप बिल्कुल सेफ नहीं हैं जब तक कि आप उस एरिए से या उस चीज़ से दूर चले नहीं जाते ठीक है वो ऊपर से लोड गिर सकता है आपकी डेथ हो सकती है आपको कोई भी इंजरी हो सकती है तो इस चीज़ का मौजूद है ना रिस्क इसलिए अगर आप उससे बहुत दूर या उस एरिए से या उसकी पहुंच से दूर निकल जाते हैं तो फिर आप सेफ हैं तो अब आप इसको सेफ्टी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है वेलफेयर की वेलफेयर क्या होता है एक्सेस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज की पहुंच बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं हर कंपनी में जो है ना हर कंपनी प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को बेसिक फैसिलिटीज में क्या चीज़ आ जाती है आपके वॉशरूम्स आ जाते हैं
आपके हैंड वॉशिंग एरिया आ जाता है, आपको फर्स्ट एड किट्स आ जाती हैं उसके अंदर, और आपके रेस्ट रूम आ जाते हैं, आपके चेंजिंग रूम आ जाते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ में आती हैं, और ये प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है, बेसिक फैसिलिटीज़ की एक्सेस देना। तो वेलफेयर क्या है कि एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़, उसको हम वेलफेयर कहते हैं। तो आज हम जो है वो यहीं पे अपना क्लोज़ करते हैं आज का पहला लेक्चर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉलेज वर्ल्ड को। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो आपको रीजंस जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी की वो बताऊंगा, इकोनॉमिकल और लीगल और जो है, तो फिर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।